Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today with me you are going to cover chapter 3 of History of English Language. This is Old English. Previous two parts को भी देखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी. फर्स्ट पार्ट था इंग्लिश प्रेजेंट एंड फ्यूचर और सेकंड पार्ट जिसमें बहुत सारे याद करने वाले फैक्ट्स हैं, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस. लिटरेचर की प्रिपरेशन के लिए सभी टॉपिक्स इन प्लेलिस्ट्स में हैं रिस्पेक्टिवली टॉपिक सब्जेक्ट के हिसाब से. पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे एंड नाउ हिस्ट्री हैज आल्सो बीन एडेड. 28 टॉपिक्स को हम लोग कवर कर चुके हैं इन चैप्टर 1 एंड 2. चैप्टर 3 का फर्स्ट टॉपिक नंबर 29 है इन टोटल, लेकिन चैप्टर 3 का फर्स्ट टॉपिक है. इसी तरीके से आपको बुक में गिवन है, सो आई विल फॉलो द सेम पाथ. 29th चैप्टर. लैंग्वेज देखिए एक प्रोसेस है जो कि अपने आप इवॉल्व होती है. लैंग्वेज इज नॉट लाइक टेक्नोलॉजी की नए वर्जन्स आते हैं. डेलिबरेटली कुछ भी नहीं किया जाता है लैंग्वेज के साथ, अपने आप इवॉल्व होती है. देखिए लैंग्वेज इन इंग्लैंड क्या थी बिफोर इंग्लिश. अब तो हम इंग्लैंड वर्ड से ही यही समझते हैं ना कि इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था. द फर्स्ट पीपल इन इंग्लैंड अबाउट हुज लैंग्वेज वी हैव डेफिनेट नॉलेज आर द सेल्ट्स. CELTS. ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हो सकता है. It used to be assumed that the coming of the Celts to England coincided with the introduction of bronze into the island. ब्रॉन्ज एज को भी आप जानते होंगे, कभी ना कभी हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा. तो जैसे ही ब्रॉन्ज आया इंग्लैंड में, उसके साथ ही सेल्टिक लैंग्वेज आ गई. Celtic was probably the first Indo-European tongue to be spoken in England, and one other language, Latin, was spoken rather extensively for a period of about 4 centuries. तो इंग्लैंड में शुरुआत में सेल्टिक लैंग्वेज आई अलॉन्ग विद ब्रोंज, और उसके साथ ही साथ लैटिन लैंग्वेज भी प्रिवेल की फॉर अराउंड 4 सेंचुरीज. लैटिन कैसे इंट्रोड्यूस हुई थी वो भी देखिए. लैटिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन ब्रिटेन बिकेम अ प्रोविंस ऑफ रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. रोमन्स में सबसे पहले बात करते हैं जूलियस सीजर की, जो कि एक बहुत पॉपुलर रोमन जनरल और स्टेट्समैन थे 100 BC से 44 BC तक. In the summer of 55 BC, Julius Caesar, having completed the conquest of Gaul, decided upon the invasion of England. उन्होंने सोचा कि अब गॉल को कॉन्कर करने के बाद इंग्लैंड को भी कॉन्कर किया जाए. And he had perhaps succeeded in his purpose, but he had by no means struck terror into the hearts of the Celt. वहां पर अपना टेरर नहीं फैलाया, although कॉन्कर किया. 43 AD की अगर हम बात करें, 43 AD से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी देखा है और आपको MCQs में भी कवर करवाऊंगी इस क्वेश्चन को कि हु वाज द एम्परर और हु कॉन्कर्ड इन 43 AD. एम्परर क्लॉडियस decided to undertake the actual conquest of the island, और एक सीरियस अपराइजिंग बाद में भी हुई AD 61 में अंडर बॉडिका, द विडो ऑफ वन ऑफ द सेल्टिक चीफ्स. सेल्ट्स का एक चीफ था, उसकी एक विडो, उसके अंडर एक अपराइजिंग हुई, एक रेवोल्यूशन हुआ, एंड 70,000 रोमन्स एंड रोमनाइज्ड ब्रिटेन्स आर सेड टू हैव बीन मैसेकर्ड. Under the Roman governor Agricola, the northern frontier was advanced, and district south of this line was under Roman rule for more than 300 years. अब 300 years के लिए लगभग हम कह सकते हैं कि England was under Romans rule. बॉडिका और एम्परर क्लॉडियस के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए. एम्परर क्लॉडियस 43 AD, ये याद रखना है आपको. Roman conquest of Britain was conquest of the island of Britain by occupying Roman forces, and it began in AD 43 under Emperor Claudius. ये आपको याद रखना है. और बॉडिका के बारे में, बॉडिका और बॉडिका कोई भी स्पेलिंग हो सकती है, वो क्वीन थी एंशियंट ब्रिटिश ट्राइब की, हु लेड अ फेल्ड अपराइजिंग. इनकी जो अपराइजिंग थी, जो भी रेवोल्यूशन था, वो फेल्ड रहा था अगेंस्ट दी कॉन्करिंग फोर्सेस ऑफ रोमन एम्पायर इन AD 60 और 61. मेजरली 61 ही माना जाता है. फिर एक वक्त ऐसा आया जब इस लैंड का पूरी तरीके से रोमनाइजेशन हो गया.
और हर जगह विजिबल था वो रोमनाइजेशन, रोमन ड्रेसेस में, ऑर्नामेंट्स में, यूटेंसिल्स में, पॉटरी में, ग्लासवेयर में, all seem to have the Romanized impact. And by the 3rd century, Christianity had made some progress in the island. धीरे धीरे Christianity आनी शुरू हुई. AD 314 में bishops from London and York attended a church council in Gaul. And there is every reason to think that Romanization had proceeded very much as it had in any other province of the empire. रोमनाइजेशन यहाँ पर इंग्लैंड में बहुत ही अच्छे से हुई. किसी भी और प्रोविंस में रोमनाइजेशन का एम्पायर इतना फ्लरिश नहीं किया जितना कि इंग्लैंड में. लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा लैटिन टच पाया जाने लगा. नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस हमें नज़र आते हैं लैटिन में लिखे हुए, लेकिन लैटिन का यूज़ 410 के बाद थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू हो गया. लेकिन ऐसा नहीं कि कंप्लीटली पूरे तरीके से आज भी डिक्लाइन हो चुका हो. आज भी कुछ ट्रेसेस इंग्लिश लैंग्वेज पर लैटिन लैंग्वेज के देखे जा सकते हैं. अब बात करते हैं ईयर 449 की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि तब तक जर्मेनिक ट्राइब्स ने अटैक करना शुरू कर दिया. और 3 मेजर ट्राइब्स थी, एंगल्स, सेक्सन्स एंड जूट्स. Traditional account of the Germanic invasions goes back to Bede and the Anglo-Saxon Chronicle. Bede in Ecclesiastical History of English People, completed in 731, tells us that the Germanic tribes that conquered England were Jutes, Saxons and Angles. Jutes, Saxons and Angles. इनमें से बात करेंगे एंग्लो सेक्सन सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. They decided to settle down besides the Celts in more or less पीसफुल कॉन्टेक्ट. ऐसा नहीं था कि इन्वेड कर रहे हैं या क्रुएलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं था. मेनी ऑफ दी सेल्स अनडाउटेडली वर ड्रिवन इनटू वेस्ट एंड सॉट रेफ्यूज इन वेल्स एंड कॉर्नवॉल एंड सम एमिग्रेटेड अक्रॉस द चैनल टू ब्रिटेनी. धीरे धीरे उस एरिया में से सेल्ट्स जाने लगे और एंग्लो सेक्सन वहां पर आकर रहने लगे. In any case, such civilization as had been attained under Roman influence was largely destroyed. तो अभी तक जो भी रोमन इन्फ्लुएंस था इस एरिया पर, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा. रोमन टाउन्स वो बर्न्ड एंड अबेंडन, बर्न भी कर दिया गया, अबेंडन भी कर दिया गया. टाउन लाइफ डिड नॉट अट्रैक्ट a population used to life in the open and finding its occupation in hunting and agriculture. रोमन कल्चर में तो टाउन लाइफ बहुत पॉपुलर है ना. सबसे पहले शायद पूरे वर्ल्ड में ही टाउन लाइफ जो थी रोमन कल्चर ने ही दी थी. लेकिन अब जो नई ट्राइब्स आई उन्हें एक जगह पर रहना और सेटल होना पसंद नहीं था. दे वांटेड ओपन फील्ड एंड ऑक्यूपेशन इन हंटिंग एंड एग्रीकल्चर. इन टाइम बहुत सारी ट्राइब्स आने लगी धीरे धीरे. अपने हिसाब से उनकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, स्ट्रेंथ के हिसाब से उनका इन्फ्लुएंस हुआ करता था और उसी हिसाब से उनके किंगडम्स बना करते थे. 7 of these were eventually recognized: Northumbria, Mercia, East Anglia, Kent, Essex, Sussex and Wessex. और इन्हीं लैंग्वेजेस के हिसाब से फिर इन्हीं ट्राइब्स के हिसाब से फिर लैंग्वेजेस डेवलप होनी शुरू हो गई. जब भी कोई लैंड ऑक्यूपाई होता है ना, तो नाम पर भी इम्पैक्ट आता है और यही इम्पैक्ट आना शुरू हुआ उन इनहैबिटेंट्स ने जिन्होंने इन्वेड किया था. उनको सेक्सन्स और लैंड को सेक्सोनिया कहा जाने लगा और धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज को भी अपना नाम मिल गया. द वर्ड इंग्लिश यू कैन से इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एंगल्स और एंग्ले. लेकिन आज भी काफ़ी डिस्टिंक्शन के साथ इस वर्ड को यूज़ किया जाता है और एसोसिएट इन्वेडिंग ट्राइब के साथ ही किया जाता है. फ्रॉम अबाउट द ईयर 1000, England begins to take its place. The name English is thus older than the name England. England बोला जाता था द लैंड ऑफ इंगल्स को, और अब वो इंग्लैंड में कन्वर्ट हो चुका है. Origin and position of English. English language की अब क्या पोजीशन रही? The English language of today is the language that has resulted from the history of the dialect spoken by the Germanic tribes. वही जर्मेनिक ट्राइब्स जिन्होंने इन्वेड किया, उन्होंने अलग अलग डायलेक्ट्स अपने एक्सपैंड किए, प्रोपगेट किए और उन्हीं को लेकर आज हम इस लैंग्वेज को जानते हैं. इंग्लिश बिलोंग्स टू दी लो वेस्ट जर्मेनिक ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली. ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये लाइन याद रखिए, नोट करिए अगर आप नोट मेकिंग कर रहे हैं तो. इंग्लिश बिलोंग्स टू लो वेस्ट जर्मेनिक ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली. This means in the first place that it shares certain characteristics common to all the Germanic languages. For example, it shows shifting of certain consonants under the head of Grimm's law.
ग्रिम्स लॉ की बात हम लोग अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में कर चुके हैं। अब पीरियड्स की बात करते हैं। पीरियड्स इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश 450 टू 1150, ओल्ड इंग्लिश 1150 टू 1500, मिडिल इंग्लिश एंड देन मॉडर्न इंग्लिश। पहले लैंग्वेज में इन्फ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। इन्फ्लेक्शन की बात भी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुकी हूँ। और 1150 से 1500 यानी कि मिडिल इंग्लिश में इन्फ्लेक्शंस रिड्यूस होने शुरू हो गए थे। द लैंग्वेज सिंस 1500 जो कि मॉडर्न इंग्लिश जानी जाती है, बाय द टाइम we reach this stage in the development of a large part of original inflectional system has completely disappeared। तो अब तो inflections बिल्कुल ही lost हो चुके हैं। ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट्स को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थम्ब्रियन, मर्शियन, वेस्ट सैक्सन एंड केंटिश। अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस थे। फॉर एग्जाम्पल, अब जिसको स्टोन बोला जाता है, अर्लियर इट वॉज प्रोनाउंस्ड एज स्टैन, बोन एज बैन, रोप एज रैप। वोकेबलरी भी चेंज हुई है। पहले प्योरली जर्मेनिक थी और धीरे धीरे बहुत सारे वर्ड्स ऐड हो रहे हैं बहुत सारे लैंग्वेजेस से, जिससे भी इंस्पायर्ड होती रहती है एक लैंग्वेज, उससे वर्ड्स बोरो किए जाते हैं। The third and most fundamental feature that distinguishes Old English from the language of today is grammar। इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेज बहुत चेंज हो चुकी है और 2 केसेस होते थे इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेज के, दैट इज सिंथेटिक एंड एनालिटिक। लैंग्वेज में अगर बाउंड मॉर्फीम को ऐड किया जाता है तो इट इज सिंथेटिक, और अनबाउंड को ऐड किया जाता है तो इट इज कॉल्ड एनालिटिक। बाउंड और फ्री मॉर्फीम क्या होते हैं, इसके लिए आप एक सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है एक्चुअली वो। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश आज की इंग्लिश से बिल्कुल अलग थी। नाउन्स डिफरेंट हुआ करते थे, जेंडर, एडजेक्टिव, डेफिनेट आर्टिकल, पर्सनल प्रोनाउन, वर्ब, वोकैबुलरी, सेल्फ एक्सप्लेनिंग कंपाउंड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, ओल्ड इंग्लिश सिंटेक्स यानी कि लैंग्वेज को लिखने का तरीका, सब कुछ काफ़ी अलग हुआ करता था ओल्ड इंग्लिश में इन कंपैरिजन टू टुडेज इंग्लिश। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो सबसे पुराना वर्क है और सबसे मेजर वर्क है जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का, दैट इज बेवुल्फ। काफ़ी पॉपुलर पोइट्री है, 3000 लाइन्स हैं इसमें और इसके एग्जाम पॉइंट्स हमें कवर करने बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी तक भी अगर पेन पेपर पिक नहीं किया है तो अब करिए। क्या क्या क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं उसी के हिसाब से पॉइंट्स क्रिएट किए गए हैं। नैरेटिव है ये, विच इज़ द टाइप दैट कैन बी ए क्वेश्चन, इट इज़ ए नैरेटिव पोइट्री। एडवेंचर दिखाती है हमारे टाइटुलर कैरेक्टर का, किसके अगेंस्ट वो लड़े थे, एक मॉन्स्टर के अगेंस्ट जिसका नाम था ग्रेंडल। ग्रेंडल किस किंग को ट्रबल दे रहे थे, किंग हॉथगर को, विच वॉज रेविजिंग द लैंड ऑफ किंग हॉथगर। ऑथरशिप हमें नहीं पता है बेवुल्फ की, सम anonymous person has written it, we have not yet able to understand who has actually written it। The main action of the story is set around 500 CE। सेटिंग प्लेस क्या है, डेनमार्क एंड गीटलैंड। गीटलैंड एक रीजन है जो कि स्वीडन में शो किया गया है। इट इज अ स्टोरी अबाउट हीरो बेवुल्फ जो कि 3 मॉन्स्टर्स को मारते हैं, वन इज ग्रेंडल, वन इज ग्रेंडल्स मदर एंड अनदर वन अ ड्रैगन। और कौन कौन से पॉपुलर वर्क्स हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के, नोट कर लीजिए। विडसेट जिसको ट्रेवलर सॉन्ग भी माना जाता है, 143 लाइंस की एक पोइट्री है। डियोर जो कि ओल्ड पोइट्री है 10th सेंचुरी की, इसको कलेक्शन एक्सेटर बुक में एंथोलॉजाइज किया गया है। वॉन्डरर को भी एक्सेटर बुक में एंथोलॉजाइज किया गया है। सी फेरर ओल्ड इंग्लिश पोइट्री है, फर्स्ट पर्सन अकाउंट है ऑफ अ मैन अलोन ऑन द सी, 124 लाइन्स हैं और हर लाइन एक सिंगल वर्ड से फॉलो होती है, अमीन। रूइन, रूइन एक एलिजी है ओल्ड इंग्लिश में लिखी हुई, रिटन बाय अननोन ऑथर, प्रोबेबली 8th और 9th सेंचुरी, जो कि 10th सेंचुरी में पब्लिश हुई है, अगेन एक्सेटर बुक। बैटल ऑफ ब्रनाबर एंड बैटल ऑफ मेल्डन इंग्लिश पोइट्री है विच कमेमोरेट्स अ बैटल बिटवीन इंग्लिश एंड वाइकिंग्स। तो इस वर्क को नोट कर लीजिए, सभी वर्क्स को, अगर ऑथरशिप लिखी है तो ऑथरशिप को भी नोट करिए। वैसे ऑथरशिप ओल्ड इंग्लिश के टाइम की पता नहीं चल पाई है। चैप्टर 3 ओल्ड इंग्लिश ये हमारा कवर हो गया है। आज हमने बहुत सारे मेजर पॉइंट्स देख लिए हैं, लिटरेरी वर्क्स देख लिए हैं, क्या क्या अटैक्स हुए थे जनरली वो देख लिया है, किस तरीके का कल्चर रहा उस टाइम पीरियड में वो देख लिया है। तो हमारा चैप्टर 3 हो गया। अब हम करेंगे चैप्टर 4 नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, विच इज फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। तो इसी तरीके से हम एक एक करके वीडियोस कवर करते रहेंगे और हमारी हिस्ट्री कवर हो जाएगी।